हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिख साम्राज्य के बारे में बातचीत करेंगे। वो सिख साम्राज्य जिसकी जो शुरुआत थी सिख धर्म गुरुओं ने की थी। जो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की, फिर उसको बाकी के सिख गुरुओं ने आगे बढ़ाया। लेकिन सिखों के जो अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी ने इस गुरु प्रथा का समापन कर दिया। और उस समय तक सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप में इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने कहा गुरु गद्दी समाप्त कर दी जाएगी, जहाँ पर भी 5 सिख इकट्ठे होंगे वहीं पर मान लिया जाएगा गुरु हैं। और उन्होंने अपनी जो सत्ता थी वो अपने उत्तराधिकारी बंदा बहादुर को सौंप दी। और बंदा बहादुर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में सिखों को फिर से उभारने का प्रयास करते हैं। और बंदा बहादुर भी अपने जीवन पर्यंत मुगलों से संघर्ष जारी रखते हैं। हालांकि 1716 में फारूक शेर जो मुगल बादशाह था उसने बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया, दिल्ली में फांसी दे दी गई। बंदा बहादुर के बाद जो सिख सत्ता थी वो अपने सबसे निचले स्तर पहुंचती है। और जो सिख एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे थे वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरना शुरू कर देते हैं। तो सिख राजनीतिक शक्ति के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे जरूर, लेकिन समाप्त नहीं हुए और ज़मीनी स्तर पर अपना संघर्ष वो करते रहते हैं। लेकिन बाद में जब 1761 में पानीपत की लड़ाई होती है, पानीपत का युद्ध होता है, उस पानीपत के युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया तो उसके बाद मराठा शक्ति हारती है और इधर मुगल बादशाह की जो मुगल सत्ता थी वो छिन्न भिन्न हो जाती है और लगातार अफगान हमले इधर पंजाब की तरफ होने लगते हैं। तो उन मराठों की पराजय और मुगल साम्राज्य के पतन ने सिखों को फिर से एक संजीवनी प्रदान की और सिख जो सरदार थे वो अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब तक मराठे और मुगल थे तब तक सिखों को अपनी शक्ति को बढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन पानीपत की लड़ाई ने सिखों को भी परोक्ष रूप से बहुत फ़ायदा पहुंचाया था। और सिखों ने अपनी छोटी छोटी यूनिटें बना ली थी, छोटी छोटी इकाइयाँ बना के रखी हुई थी। सिखों के एक नेता थे कपूर सिंह ने सिखों की जो सत्ता थी उसको इकट्ठा की और सिखों में एक दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा इनकी सैनिक सेना जो होती थी उसको दल खालसा ये लोग कहते थे। और अब सिखों में एक शरबत खालसा और गुरमत्ता प्रथा शुरू हो गई थी। शरबत खालसा में क्या करते थे कि सारे जो सिख सेनापति जो योद्धा लोग होते थे, सारे सैनिक होते थे, वो इकट्ठा होते थे। शरबत खालसा उसको बोला जाता था। और जब वो अपना डिसीजन लेना होता था तो उसको गुरमत्ता बोलते थे, यानी किसी मामले पर निर्णय लेने को गुरमत्ता बोला जाता था। तो सिखों में शरबत खालसा और गुरमत्ता और दल खालसा यही परंपरा चलती रही थी। बाद में फिर 1757 में कपूर सिंह ने ही क्या किया कि एक राखी प्रथा प्रारंभ की इन सिखों में। तो जो राखी प्रथा प्रारंभ की गई 1757 वो कपूर सिंह ने शुरू की थी। और इस राखी प्रथा में क्या था कि जो सिखों के जो गांव होते थे उन गांवों की इनकम का 1/5 सिख सरदारों को दिया जाता था, ताकि इनकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाया जा सके और अपने संघर्ष को ये लोग कंटिन्यू रखें। तो ये जो राखी प्रथा थी ये सिखों की शक्ति को और बढ़ाने वाली थी। और फिर बाद में सिख कई सारे छोटे छोटे इनके ग्रुप बन गए थे, राजनीतिक समूह बन गए थे, जिनको मिसल कहा जाता था। और पानीपत की लड़ाई के बाद सिखों के 12 मिसलों के नाम मिलते हैं कि सिख 12 मिसल में विभाजित हो जाते थे। मिसल का मतलब होता था इनका एक राजनीतिक समूह होता था जिसका एक राजा, छोटी छोटी पंचायतें टाइप से होती थी, जिसमें कई सारे नाम मिलते हैं। जिसमें आहलूवालिया मिसल थी, तो भंगी मिसल थी, तो रामगढ़िया मिसल थी, तो बिचलिया मिसल थी, उसी में सुकरचकिया मिसल थी। तो कई सारे 12 मिसलों के नाम मिलते हैं। उनमें से सबसे जो मजबूत 2 मिसलें थीं, एक भंगी मिसल और दूसरी सुकरचकिया मिसल। और कई बार ऐसा देखा गया कि इन मिसलों में भी राजनीतिक कारणों से आपसी संघर्ष हो जाया करते थे, यानी आपस में भी ये मिसल राजनीतिक कारणों से संघर्ष किया करते थे। फिर बाद में इस सुकरचकिया मिसल ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी और इसी सुकरचकिया मिसल के शासक थे महासिंह। 1780 में महासिंह के घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम था रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह पूछा जाए किस मिसल के थे, तो सुकरचकिया। तो ये सुकरचकिया मिसल के थे और इनके पिता का नाम था महासिंह। 1780 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन जब ये 12 साल के हुए रणजीत सिंह तो इनके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई। जब महासिंह की मृत्यु हो गई तो मात्र 12 साल की अवस्था में 1792 में 1792 में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं, यानी अपने शासक की गद्दी संभालते हैं। और अपने जीवन पर्यंत यानी 1839 तक
ये सुकरचकिया मिसल ही नहीं, पंजाब के सबसे बड़े शासक बन चुके थे, जिनको कहा जाता है महाराजा रणजीत सिंह। तो अभी हम लोग महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये जो महाराजा रणजीत सिंह थे, ये पहले तो सुकरचकिया मिसल के थे, फिर बाद में इन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, सैनिक प्रभाव इन्होंने अपना बढ़ाना शुरू किया। रणजीत सिंह एक बहुत अच्छे कद्दावर योद्धा थे, अच्छे सेनापति अपने सैनिकों को चुना इन्होंने और अफगानों से टक्कर लेनी शुरू कर दी। उस समय पंजाब पर जो थे अहमद शाह अब्दाली के जो वंशज थे, वो सब अपना अधिकार मानते थे पंजाब को, तो बराबर पंजाब पर अफगानों का आक्रमण होता रहता था। तो उसी में एक अफगान जो उस समय अहमद शाह अब्दाली का जो पोता था जमान शाह ने हमला किया था, और एक हमले के बाद जब जमान शाह वापस जा रहा था तो उसकी कुछ तोपें चेनाब नदी में गिर गई थी। तो जब उसकी 12 तोपें गिरी थी, तो उसकी 12 तोपें उसके वापस लौटते समय जब चेनाब नदी में गिरी, तो उन 12 तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवाया, और रणजीत सिंह ने उन 12 तोपों को निकलवा के जमान शाह के पास वापस भिजवा दी। वही आपकी अमानत है, इसको आप ले सकते हैं। तो जब उन 12 तोपों को रणजीत सिंह ने लौटा दिया, तो इस बात से जमान शाह रणजीत सिंह से बहुत खुश हुआ, और रणजीत सिंह को जमान शाह ने लाहौर पर कब्जा करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि लाहौर उस समय बहुत बड़ा सामरिक केंद्र हुआ करता था। और उसी जमान शाह की शाह पर 1799 में 1799 रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया लाहौर पर। अब लाहौर पंजाब का एक बड़ा राजनीतिक केंद्र था, लाहौर पर कब्जा हुआ। फिर भंगी मिसल के पास अमृतसर था, और अमृतसर को लेने का प्रयास किया, और फाइनली 1805 में 1805 में इन्होंने भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। अमृतसर सिखों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो जब लाहौर, ये भंगी मिसल से इन्होंने छीना था, तो जब लाहौर और अमृतसर दोनों रणजीत सिंह के कब्जे में आ गए, तब फिर रणजीत सिंह उस क्षेत्र के एक तरीके से कह लिए कि सबसे बड़े एक श्रेष्ठ राजा के रूप में उपस्थित हो चुके थे, और अपनी मजबूत उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई, क्योंकि लाहौर और अमृतसर दोनों उस समय राजनीतिक सत्ता का केंद्र हुआ करते थे, और इन दोनों पर कब्जा हो चुका था महाराजा रणजीत सिंह का। अब उस समय रणजीत सिंह की प्रतिष्ठा अपने धीरे धीरे करके वृद्धि की ओर बढ़ रही थी। उसी समय आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो मराठा शासक थे होलकर, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो उस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में होलकर ने दिल्ली तक चढ़ाई की थी, और जनरल लेक ने होलकर का पीछा किया, और होलकर सिखों से सहायता मांगने के लिए पहुंचे थे। तो उस समय सिख राजा थे रणजीत सिंह, तो मराठा सरदार होलकर ने रणजीत सिंह से शरण मांगी और उनसे मदद मांगी अंग्रेजों के खिलाफ। अब यहाँ पर रणजीत सिंह की रणनीतिक कमजोरी दिखाई पड़ती है, क्योंकि जनरल लेक जो अंग्रेजों की तरफ से होलकर का पीछा करते हुए आया था, उसने रणजीत सिंह को बिल्कुल खबरदार कर दिया कि अगर आपने होलकर को शरण दी तो फिर हमसे युद्ध पक्का है, आपकी हमसे दुश्मनी मानी जाएगी और अंग्रेज सीधा सीधा हमला करेंगे। रणजीत सिंह अंग्रेजों की इस धमकी से उन्होंने होलकर की मदद करने से इनकार कर दिया, और होलकर की मदद नहीं की, और जनरल लेक से 1806 में समझौता कर लिया। तो होलकर की मदद न करना अंग्रेजों के खिलाफ ये रणजीत सिंह की बहुत भारी भूल थी। पहली बड़ी भूल इनकी यही थी। हालांकि रणजीत सिंह ने अपने करियर में बहुत बड़ी बड़ी भूलें की, लेकिन उस भूलों की शुरुआत यहीं से थी कि रणजीत सिंह अंग्रेजों से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहते थे। हालांकि रणजीत सिंह के अंदर इतनी क्षमता थी उस समय कि अगर अंग्रेज टक्कर लेते तो अंग्रेजों को बहुत आसानी से हराया जा सकता था, लेकिन क्या उनके दिमाग में था कि उन्होंने टक्कर लेने के बजाय होलकर को मना कर दिया। होलकर वापस लौट गए। ठीक, फिर रणजीत सिंह अपनी सत्ता बढ़ाते रहे। सत्ता बढ़ाते बढ़ाते सतलज नदी तक रणजीत सिंह का अधिकार हो गया, और सतलज नदी पार करने की कोशिश की। तब तक अंग्रेजों का जो कब्जा था वो दिल्ली पर हो चुका था, और दिल्ली से आगे बढ़ के पंजाब पर अंग्रेज भी अपना अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। और सतलज नदी के आमने सामने अब अंग्रेजों और पंजाब की सेना यानी रणजीत सिंह की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने आ चुकी थी। अब यहाँ पर रणजीत सिंह एक युद्ध का मौका था कि अंग्रेजों से लोहा लेते, जैसे बाकी शक्तियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, लेकिन रणजीत सिंह की कमजोरी यही थी कि उन्होंने अंग्रेजों से एक भी लड़ाई नहीं लड़ी। और यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बजाय अंग्रेजों के दबाव में आके, उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था मिंटो के दबाव में आके इन्होंने अंग्रेजों से एक बिल्कुल एक कह लीजिए कि अपने आप को दबा के, हालांकि संघर्ष की स्थिति थी, रणजीत सिंह चाहते तो पराजित कर सकते थे, लेकिन रणजीत सिंह अभी भी अंग्रेजों से सीधी टक्कर के मूड में नहीं थे, या अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। और इसी मजबूरी में आके इन्होंने क्या किया कि 25 अप्रैल 25 अप्रैल
1809 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये जो अमृतसर की संधि थी ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की तरफ से, उस समय गवर्नर जनरल हालांकि मिंटो था, लेकिन इस संधि पर अंग्रेजों की तरफ से जो साइन किया था वो चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। मेटकॉफ ने सिग्नेचर किया था और ये संधि एक तरीके से कहा जाता है बराबरी की संधि नहीं थी, अंग्रेज इस पर भारी पड़े थे। और इसी में कहा गया कि जो सतलज नदी होगी, जो सतलज रिवर पंजाब में बहती है, तो सतलज नदी को अंग्रेजों और पंजाब के बीच की राजनीतिक सीमा मान लिया गया कि अब सतलज नदी के पूरब में रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे। ये रणजीत सिंह की दूसरी बड़ी भूल थी कि यहाँ भी लड़ाई लेने की, पहली बात बताया था कि जब होलकर मदद मांगने आए थे तब लड़ाई की स्थिति बनी थी, रणजीत सिंह ने वहाँ टाला, दूसरी बार यहाँ भी टाल गए और लुधियाने तक अंग्रेजों की सेना पहुँच चुकी थी। लेकिन सतलज के पूरब में तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन पश्चिम में बढ़ने का रास्ता उनका खुल गया। तो ये जो अमृतसर की संधि मानी जाती है रणजीत सिंह की दूसरी बड़ी गलती थी कि यहाँ पर भी अंग्रेजों से टक्कर लेने के बजाय उन्होंने समझौता कर लिया। अब अंग्रेजों ने जब सतलज नदी को सीमा मान ली तो पूरब में बढ़ने के बजाय अब रणजीत सिंह पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। 1809 में इन्होंने कांगड़ा विजय किया, 1809 इन्होंने कांगड़ा की विजय की, कांगड़ा को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर ये जो शाह शुजा जो था, जो अफगानिस्तान का शासक था, वो उनसे मदद मांगने के लिए आया हुआ था दोस्त मोहम्मद के खिलाफ। तो दोस्त मोहम्मद ने शाह शुजा को, जो अहमद शाह अब्दाली का ही खानदान का था, उसी का पोता था, तो उसने रणजीत सिंह से मदद मांगी। रणजीत सिंह हालांकि मदद करने के मूड में नहीं थे, लेकिन वो भागते हुए आया था और मदद के बदले में उसने कोहिनूर हीरा एक कुदड़ी में छुपा के वो ले आया था और वो कोहिनूर का हीरा जो रणजीत सिंह को सौंप दिया। तो अब ये जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर, ये वापस कहाँ पर आ गया? भारत आ गया। बताया था कोहिनूर हीरे की कहानी बड़ी लंबी थी। इसको नादिर शाह जो लूट के लेके गया था, फिर से इसको शाह शुजा ने वापस कर दिया किसको? रणजीत सिंह को। और इसी के बदले में रणजीत सिंह ने शाह शुजा को मदद करने का वचन दिया। हालांकि मदद करने का केवल वचन दिया, मदद की नहीं ठीक से। तो शाह शुजा रणजीत सिंह का खेमा छोड़ के चला गया अंग्रेजों के पास और यहीं पर 1813 में कश्मीर की विजय करते हैं महाराजा रणजीत सिंह। उसी की ठीक बात, जैसे कोहिनूर मिला, इन्होंने फिर अगला अभियान किया कश्मीर का। और 1809 में जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्होंने कश्मीर की विजय कर ली। फिर 1820 में डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खां, लेह तक पहुंच गए थे। 1820 तक यानी 1820 इनका कब्जा जो था वो लेह लद्दाख तक पूरा हो चुका था। तो एक बड़े क्षेत्र पर ये राज कर चुके थे। फिर इन्होंने 1834 में पेशावर को जो है कि सिख राज्य में मिला लिया। तो जब पेशावर सिख राज्य मिल गया तो इस समय जो रणजीत सिंह की सत्ता थी वो सबसे अच्छी स्थिति में आ चुकी थी, क्योंकि इसके बाद पेशावर तक पहुंचने के बाद उधर फिर अफगानिस्तान और फिर रूस की सीमा शुरू हो जाती थी और इधर अंग्रेज थे। तो बीच में सामरिक दृष्टिकोण से पंजाब का जो क्षेत्र था बहुत फर्टाइल था, बहुत उपजाऊ था। तो पंजाब के क्षेत्र में इनकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी थी और बहुत अच्छी सामरिक स्थिति में रणजीत सिंह पहुँच चुके थे। यहाँ पर रणजीत सिंह सिंध पर कब्जा करना चाहते थे। सिंध है जो उस समय अभी पाकिस्तान के हिस्से है, तो उस सिंध पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सिंध पर निगाह अंग्रेजों की भी थी। अंग्रेज भी सिंध पर कब्जा करना चाहते थे। इसी सिलसिले में जब एक बार विलियम बेंटिक रोपड़ गया था, तो रोपड़ में 1831 में 1831 में उस समय गवर्नर जनरल था कौन? विलियम बेंटिक। तो जो विलियम बेंटिक था रोपड़ में रणजीत सिंह से मुलाकात होती है, रणजीत सिंह से मिलता है, रणजीत सिंह का सम्मान भी किया विलियम बेंटिक ने। लेकिन रणजीत सिंह ने जब अंग्रेजों के सामने ये ऑफ़र रखा कि हम चाहते हैं कि सिंध का बंटवारा कर लिया जाए, अंग्रेज और दोनों मिलके, तो विलियम बेंटिक ने इस पर बात करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, सिंध के बारे में हम आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि अंग्रेज सिंध के खुद कब्जियाना चाहते थे, इनसे कोई सपोर्ट नहीं लेना चाहते थे। तो यहाँ पर भी एक शक हुआ था रणजीत सिंह को कि अंग्रेज़ों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन यहाँ भी रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से कोई संघर्ष नहीं किया, लास्ट तक ये संघर्ष को टालते रहे थे। फाइनली जब शिकारपुर का किला था जो खुरासान का द्वार कहा जाता था, बहुत महत्वपूर्ण किला था,
तो खुरासान के जो महत्वपूर्ण द्वार था शिकारपुर पर रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया। जब रणजीत सिंह ने कब्जा किया तो इससे अंग्रेजों के कान खड़े हुए। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह पर दबाव बनाया कि खुरासान का वो जो किला था, जो शिकारपुर था, खुरासान जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था, उसको छोड़ दे। जब अंग्रेजों ने दबाव बनाया उस शिकारपुर को छोड़ने के लिए रणजीत सिंह के ऊपर, तो अंग्रेजों के दबाव में आते हुए रणजीत सिंह ने वो किला छोड़ दिया। ये भी रणजीत सिंह की एक और बड़ी भूल थी कि अंग्रेजों के दबाव में झुकते चले जा रहे थे, कोई सीधी टक्कर लेने का साहस नहीं दिखा रहे थे। अब अंग्रेजों ने अपने करियर की जो सबसे बड़ी चाल चली, वो चाल चली क्योंकि अभी भी अंग्रेज भी रणजीत सिंह पर केवल दबाव बना रहे थे, अभी भी लड़ाई लड़ने की हालत में नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर टक्कर होगी तो रणजीत सिंह ही भारी पड़ेंगे। तो अंग्रेज भी सीधे सीधे अभी लड़ नहीं रहे थे रणजीत सिंह से। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उधर क्योंकि रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, तो रूस को कंट्रोल करने के लिए भारत का जो साम्राज्य था, तो भारत के ही किनारे पर इधर वाले हिस्से पर जो पंजाब वाला इलाका डेवलप हो रहा था, इधर अफगानिस्तान था और उधर रूस का साम्राज्य था। तो भारत के अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ये अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में अंग्रेज देखना चाहते थे। तो इन्होंने अफगानिस्तान पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, और नियंत्रण स्थापित करने की होड़ में अंग्रेजों ने क्या किया कि रणजीत सिंह से एक समझौता किया 1838 में, 1838 में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसमें शामिल हुए रणजीत सिंह, अंग्रेज और शाह शुजा को गद्दी देने की बात थी कि गद्दी पर बिठाया जाएगा अफगानिस्तान के, शाह शुजा अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठेगा और उसको गद्दी पर बैठने में मदद करेंगे अंग्रेज, और शाह शुजा अंग्रेजों की सहायता से अफगानिस्तान पर शासन करेगा और वहाँ पर दोस्त मोहम्मद को भगा दिया जाएगा। अब ये रणजीत सिंह की सबसे बड़ी भयानक भूल साबित होती है, क्योंकि एक राजा देखता है कि अंग्रेज पूरे भारत पर, यहाँ बंगाल से शुरुआत करते करते पूरे यहाँ तक अंग्रेज कब्जा कर चुके हैं। बीच में रणजीत सिंह का शासन था, रणजीत सिंह यानी पंजाब का राज्य था, पंजाब में ये रणजीत सिंह से उलझ नहीं रहे थे, और इधर था अफगानिस्तान। अब अंग्रेज यहाँ तक बढ़ चुके थे और अंग्रेज अपना प्रभाव डालना चाहते थे अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान पर अंग्रेजों के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए रणजीत सिंह ने समझौता कर लिया। अब उनको शायद ये नहीं समझ में आ रहा था कि अंग्रेज कब्जे करते करते यहाँ तक चले आए, और अगर इधर भी अंग्रेज आ जाएंगे तो क्या जब दोनों तरफ अंग्रेज आएंगे तो बीच में क्या पंजाब को छोड़ेंगे, खत्म नहीं कर देंगे। ये बड़ी भूल थी रणजीत सिंह की कि यहाँ पर अफगानिस्तान में भी अंग्रेजों के प्रभुत्व को बढ़ावा देने के प्रयास से इन्होंने त्रिपक्षीय समझौता कर लिया और अंग्रेजों को अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का या अपना प्रभुत्व जमाने का मौका दिया। ये और बड़ी भूल थी। यानी लास्ट तक अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह नहीं लड़ रहे थे और समझौता करते चले जा रहे थे। एक तरफ से अंग्रेज नहीं माने थे, दूसरी तरफ से भी उनको मौका दे दिया। हालांकि ये जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था ये पूरी तरीके से अमल में नहीं आ पाया। किस्मत बस इतनी अच्छी थी कि ये समझौता अमल में नहीं आ पाया था, क्योंकि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। जब रणजीत सिंह मरे, तो जब रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, जब उनका मौत हुई, तो ये जो समझौता था ये फिर बेकार हो गया। और जो पंजाब का जो साम्राज्य रणजीत सिंह ने स्थापित किया था, जो एक मजबूत और बड़ा स्थायी साम्राज्य स्थापित किया रणजीत सिंह ने, वो बिल्कुल अचानक से तबाह हो गया। तबाह होने का मतलब है कि तुरंत ख़त्म हुआ, क्योंकि रणजीत सिंह के तुरंत बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे, जैसे आपको बताया था शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी उनकी तरीके से योग्य नहीं थे, वही रणजीत सिंह के साथ हुआ कि उनके उत्तराधिकारी उनकी तरीके से योग्य नहीं थे। और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अचानक से पंजाब का जो सिख साम्राज्य था वो बिखरना शुरू करता है। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटे खड़क सिंह को शासक बनाया जाता है। खड़क सिंह इन्हीं के बेटे थे 1839 से 1840। अब खड़क सिंह एक नंबर का अफीमची था, खूब अफीम नशा करता था और साजिशों में बिल्कुल उलझा रहता था। तो साजिशों में उलझे रहने और अफीमची होने की वजह से जो इसका वजीर था ध्यान सिंह षड्यंत्र करने लगा और खड़क सिंह को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। और फिर इनका जो दूसरा बेटा था नौनिहाल सिंह को राजा बनाया गया।
1840 में, यानी खड़क सिंह को नशे की वजह से आदी थे, संघर्ष हुआ, नौनिहाल सिंह को शासक बनाया गया। जेल में रहने के दौरान 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई या किसी ने हत्या कर दी, ये भी किसी को बहुत कंफर्म नहीं कि खुद से मरे थे, किसी ने मार दिया। तो जब इनकी हत्या हुई खड़क सिंह की जेल में रहते हुए, तो नौनिहाल सिंह जो थे इन्हीं के थे, तो वो रणजीत सिंह के खड़क सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। उनका जब दाह संस्कार करके नौनिहाल सिंह लौट रहे थे, तो जब अपने भवन में प्रवेश कर रहे थे, तो ऊपर से भवन का बर्जा गिरा, जो दरवाजे के ऊपर शहतीर होती है वो बर्जा गिर गया। तो जब बर्जा गिरा दरवाजे का, तो उस बर्जे के नीचे दब के नौनिहाल सिंह मर गए। अब ये भी बड़ा डाउट है कि बर्जा गिरा कि गिराया गया, लेकिन तुरंत ये भी मरे। जब ये मरे तब फिर अगला शासक बने शेर सिंह। (1840 to 1843) ये 3 साल रह गए। तो जो शेर सिंह बने, तो शेर सिंह के समय जो इनकी जो सेना थी, सिखों की जो सेना थी, जो दल खालसा थी, वो हावी हो चुकी थी, क्योंकि रणजीत सिंह ने एक सैनिक शासन की स्थापना की थी और सेना अपने हिसाब से शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रही थी। अब सेना राजनीतिक षड्यंत्रों में लगने लगी थी, सेना अपने मन से अपना वेतन बढ़ाने लगी थी, सेना ही अब राजा के उत्तराधिकारियों का फैसला करने लगी थी। अब सेना ही मिलकर बैठक होती थी, भाई सर्वत खालसा गुरुमत्ता होता था, निर्णय लिया, बोले इनको राजा बना देते हैं, ये सैनिक अभियान चला, मनमाना सैनिक विरोधी, सब अपने आप से सेना कर रही थी। और उसी में अजय सिंह ने क्या किया, धोखे से गोली मार के शेर सिंह की हत्या कर दी। इनकी भी हत्या हुई, तो इनकी हत्या गोली मार के कर दी गई। तो जब इनकी गोली मार के हत्या की गई, तो फिर रणजीत सिंह के जो सबसे छोटे से एक बेटे थे, दिलीप सिंह को शासक बनाया गया 1843। इनकी हत्या कर दी, अजय सिंह ने गोली मार दी थी इनको धोखे से। तो जब इनकी धोखे से गोली मार के हत्या हुई, तो दलीप सिंह छोटे थे। तो रानी जिंदन जो रणजीत सिंह की वाइफ थी, रानी जिंदन या रानी जिंदा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, ये रणजीत सिंह की ही वाइफ थी। हालांकि रणजीत सिंह को बड़ा डाउट रहता था इनके कैरेक्टर के ऊपर, उनको ठीक नहीं समझते थे, लेकिन रणजीत सिंह की मौत के बाद फिर वो और उनके ही एक षड्यंत्रकारी दरबारी थे लाल सिंह। तो लाल सिंह और रानी जिंदन में कुछ अफेयर चल रहा था। अब ये जो लाल सिंह और रानी जिंदन का अफेयर था, इन्हीं ने पंजाब के साम्राज्य को बिल्कुल तबाह कर दिया, क्योंकि एक तो उत्तराधिकारी नालायक हो रहे थे, ये सब ठीक से नहीं संभाल पा रहे थे, सेना हावी होती जा रही थी, सेना दरबारी कार्यों की डेली कार्यों में हस्तक्षेप करती चली जा रही थी। रानी जिंदन की संरक्षिका बनी थी जरूर, लेकिन अभी भी सेना अपने हिसाब से शासन कर रही थी। तो इस बात से इन लोगों को लगा कि हमें अगर अपने आप को ठीक ठाक रखना है, अपने करियर को सही से रखना है, तो जो सेना है जो सिखों की, उस सेना को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब सेना को कंट्रोल कौन कर सकता है कि जब सेना लगातार लड़ाई लड़े और लड़ाई में हार जाए, क्योंकि अभी सेना बहुत अच्छी, रणजीत सिंह ने बहुत तगड़ी सेना तैयार की थी, हरि सिंह नलवा उनके प्रधान सेनापति हुआ करते थे। तो जब एक अच्छी तगड़ी सेना थी, अब उसको बिजी रखना पड़ेगा, तभी तो सेना दरबार छोड़ेगी। और अगर सेना हार जाए तो थोड़ा मोरल डाउन होगा, तो दरबार में हम लोग की हैसियत बढ़ेगी, सेना की हैसियत कम होगी। तो वही सेना का मोरल डाउन करने के लिए रानी जिंदन और लाल सिंह ने षड्यंत्र कर लिया और सेना को अंग्रेजों से उलझा दिया। और इसी सेना को जो अंग्रेजों से उलझाया, इन्हीं दोनों ने जानबूझ के उलझाया था। और अंग्रेज ताक में थे ही, वेट कर ही रहे थे रणजीत सिंह के मरने का। रणजीत सिंह मरे, गड़बड़ी शुरू हुई, अब अंग्रेज वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी कोई मौका मिले और पंजाब से लड़ाई लड़ी जाए। और यहीं पर शुरू हो गया फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ये इन्हीं दोनों के ही चक्कर में हुआ था, ठीक है। 1845 से 1846 तक चला, 1845 to 1846। अभी जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसमें 4 बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। मुदगी की लड़ाई, फिरोज शाह, बद्दोवाल, अलीवाल, मुदगी का युद्ध। और ये जो चारों लड़ाइयाँ हुई थी, इन लड़ाइयों में ये अनिर्णायक लड़ाइयाँ थी। इसमें अंग्रेजी सेना पर जो सिख सेना थी, ये सिख सेना ही भारी पड़ी थी, ठीक है। मुदगी की लड़ाई,
फिर इसके बाद हुई फिरोज शाह का युद्ध। फिर उसके बाद अगली लड़ाई हुई थी बद्दीवाल या बद्दोवाल के युद्ध। और चौथी लड़ाई थी अलीवाल की। ठीक, तो इसमें से पहली दूसरी जो लड़ाई थी ये दोनों 1845 में हुई थी, 1845 में, और ये दोनों जो लड़ाइयाँ हुई थी 1846 में, 1846 में। तो मुदकी, फिरोज शाह, बद्दोवाल और अलीवाल की जो लड़ाइयाँ थी इनमें सिख सेना ही भारी पड़ी थी और इनमें कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अंग्रेजों ने फिर से अपनी ताकत इकट्ठा की और सबसे तगड़ी लड़ाई लड़ी सबराओं का युद्ध, बैटल ऑफ सबराओं। इस सबराओं के युद्ध में भी, सबराओं की जो लड़ाई हुई थी 1846 में फरवरी के महीने में, इस सबराओं की लड़ाई में भी सिख सेना ही भारी पड़ने वाली थी और अंग्रेज हारने वाले थे। लेकिन एंड टाइम पर लाल सिंह और तेजा सिंह ने विश्वासघात कर दिया और सिखों की सेना ने कहाँ कहाँ खंदक बनाया है, क्या उसकी रणनीति है, वो सब चिट्ठी लिख के अंग्रेजों को मुखबिरी कर दी क्योंकि उन लोगों को डर था कि कहीं सिख जीत न जाएं और जीत ही रहे थे। लेकिन उन सबों ने कहाँ कहाँ खंदक बनाया है, कहाँ तोपों की स्थिति है, कैसी कितनी सेना है, वो सारी गुप्त जानकारी अंग्रेजों को दे दी और एंड टाइम पर अपनी सेना लेके से भाग खड़े हुए और इसी सबराव की निर्णायक लड़ाई में सिख पराजित हो जाते हैं। यानी ये जो सिख सेना अब तक भारी पड़ रही थी यहाँ पर अपने ही सरदारों की धोखाधड़ी की वजह से हार जाते हैं और ये जो सिखों की पराजय होती है सिख साम्राज्य या पंजाब के जो इनका साम्राज्य था उस पर बहुत भारी पड़ेगी और इसी पर अंग्रेजों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और मार्च 1846 में लाहौर की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो जो लाहौर की संधि हुई उसी लाहौर की संधि से पहला एंग्लो सिख वॉर खत्म होता है। मार्च 1846 लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो इस लाहौर की संधि से पहला एंग्लो सिख वॉर खत्म हुआ। इस संधि के अनुसार जो लाहौर था वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट को रखना स्वीकार किया गया और पंजाब पर बहुत सारा युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपया वसूलना शुरू किया अंग्रेजों ने कि भाई युद्ध में जो अंग्रेजों का नुकसान हुआ 1.5 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी। तो उस 1.5 करोड़ की पेनाल्टी में 50 लाख तो खजाने से दे दिए गए, बाकी बचा 1 करोड़। अब 1 करोड़ इनके पास नहीं था खजाने में, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस 1 करोड़ के बदले में जो कश्मीर था, इस कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों में बेच दिया गया। यानी कश्मीर का पर कब्जा किसका हो गया? गुलाब सिंह का। यानी कश्मीर 1 करोड़ के बदले में गुलाब सिंह को बेच दिया और 1 करोड़ अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया। 1.5 करोड़ में 50 लाख मिल गया और यही कश्मीर किसको बेचा गया? गुलाब सिंह को बेच दिया गया। यानी अब पंजाब की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी। हालांकि रानी जिंदन को इनकी संरक्षिका रणजीत सिंह की बना के रखा गया था और बाद में एक पूरक एक संधि भी हुई और उसमें कहा गया कि इनको जो संरक्षिका बनी है इनको 1.5 लाख रुपया सालाना इनकी जो पेंशन फिक्स की गई। हालांकि अंग्रेजों ने 1.5 लाख इनकी सालाना पेंशन फिक्स की थी लेकिन 1.5 लाख देते नहीं थे, देते थे केवल 48,000 रुपया। तो इस बात से भी रानी जिंदन नाराज़ थे कि भैया हमें जहाँ कहा था सब संधि में 1.5 लाख रुपया और दिया 48,000। तो ये लोग फिर से साजिश करने लगे और जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो भी कोशिश कर रहा था कि जल्दी जल्दी पंजाब का विलय हो क्योंकि दलीप सिंह थे उतने योग्य, अभी बच्चे थे, अभी वो संभालने के काबिल नहीं थे। उधर यानी जो 46 में लड़ाई रुकी, इसके बाद से अब बस समय था कि कब अंग्रेज अपना मुंह खोलें और पंजाब का विलय कर लें। तो अंग्रेजों के मुंह खोलने की नौबत तब आई जब अंग्रेजों का गवर्नर जनरल चेंज हुआ और डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया। डलहौजी जब आया भारत तो वो भारत में अपना बहुत साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था, बड़े साम्राज्य ब्रिटिश अंग्रेजों का बहुत बड़ा साम्राज्य भारत में देखना चाहता था। तो ये छोटे मोटे राजा, उसको इस तरीके का नाटक पसंद नहीं आता था, किसी बच्चे को राजा बना के जो है कि कोई संरक्षक आ रहा है और अंग्रेजों की देख रहे, वो कहता था सीधे मिलाओ। तो उसने फिर अपनी अग्रगामी नीति अपनाई और उत्पात मचाना शुरू कर दिया और उसी उत्पात में सेकेंड जो एंग्लो सिख वॉर है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। हालांकि सेकेंड एंग्लो जो सिख वॉर हुआ था, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों ने इतना परेशान कर दिया सिख सेना को, हालांकि सिख सेना कमज़ोर हो गई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, कि एक उन्हीं का गवर्नर था
मुल्तान का मूल राज ने विद्रोह कर दिया। उसी मूल राज के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सेना पंजाब में हमला करती है और यहीं से शुरू होता है सेकेंड एंग्लो सिख वार, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक, ये हुआ था 1848 टू 1849। ठीक है, तो वही मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह पर ये शुरू हुआ था। इसमें सबसे पहली जो बड़ी भयानक लड़ाई गई थी उसमें अंग्रेज़ों ने, जो डलहौजी था उसने अपने कमांडर इन चीफ गॉफ को बना के भेजा था। तो सबसे पहली जो लड़ाई लगी रामनगर की लड़ाई में गॉफ को हरा दिया पंजाब की सेना ने। फिर चिलियांवाला की लड़ाई हुई, चिलियांवाला की लड़ाई में भी गॉफ को पराजित कर दिया। तो पहली जो दोनों लड़ाइयाँ हुई यानी रामनगर और चिलियांवाला, इन दोनों लड़ाइयों में जो ब्रिटिश सेनापति था गॉफ था, उस गॉफ को पराजित किया सिख सेना ने, बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो इस बात से डलहौजी नाराज हुआ। फिर गॉफ को हटाया गया और गॉफ को हटा के चार्ल्स नेपियर को भेजा गया। चार्ल्स नेपियर एक अच्छा योद्धा था। उस चार्ल्स नेपियर ने जो फाइनल लड़ाई लड़ी थी गुजरात का युद्ध, तो गुजरात का युद्ध चार्ल्स नेपियर को सेनापति बना के भेजा था। तो इस गुजरात के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ी और इसमें तोपों का इस्तेमाल बड़ा जम के किया गया था, इसलिए गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। इस तोपों की लड़ाई में बुरी तरीके से चार्ल्स नेपियर ने हराया सिख सेना को और पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। और मार्च 1849 पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया और ये जो सिख बाद जिसकी स्थापना रणजीत सिंह ने की थी वो अचानक से समाप्त हो जाती है। यानी रणजीत सिंह मरते हैं कब? 1839 में, और इनके मरने के ठीक 10 साल यानी 1849 के अंदर पूरा पंजाब का साम्राज्य साफ। अब ये इतनी जल्दी पतन होना कि इतना बड़ा साम्राज्य जिसे अंग्रेज भी, रणजीत सिंह की जिंदा रहते रहते अंग्रेज भी सिख साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, रणजीत सिंह से युद्ध नहीं लड़ रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि रणजीत सिंह के मरने के बाद 10 साल के अंदर पंजाब का विलय कर लिया गया। जबकि मराठों में आपको बताया था कि जब छत्रपति शिवाजी ने लड़ाई लड़ी, छत्रपति शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो मराठा, उनके भी उत्तराधिकारी जो थे, उनके भी बच्चे थे उनके योग्य नहीं थे और मराठा एम्पायर बिखरना शुरू हो गया। लेकिन फिर बाद में मराठे उठे और लगभग 125 सालों तक भारत की सबसे बड़ी ताकत बने। फिर 1818 में ही उनको हटा दिया जा सका। जबकि रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ा एम्पायर छोड़ा, बहुत बड़ा साम्राज्य, बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना, लेकिन उनके मरने के बाद 10 साल के अंदर यानी 39 में मरते हैं और मार्च 1849 पंजाब राज्य ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान खुद महाराजा रणजीत सिंह का था, क्योंकि इन्होंने अपने लोगों के अंदर वैसी वो युद्ध की जो भावना थी, जो एकता की भावना थी, वो शायद वो नहीं पैदा कर पाए जो भावना छत्रपति शिवाजी ने मराठियों के अंदर कर दी थी। कि उनकी मृत्यु के बाद भी मराठा संघर्ष करते रहे और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने सर उठाया और 125 सालों तक भारत की सबसे बड़ी ताकत बने। लेकिन रणजीत सिंह ऐसा करने में सक्षम नहीं हुए, क्योंकि ये खुद बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपना जो दब्बू रवैया था अंग्रेज़ों के खिलाफ खास तौर पर, कि सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। और इनकी सेना में हालांकि बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और खुद ये बहुत अच्छे योद्धा थे। खुद एक फ्रेंच यात्री था विक्टर जकामा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की, कि बिल्कुल एक छोटे से लेवल पर एक नेपोलियन की तरीके से थे। खुद एक बड़े अच्छे योद्धा थे और जब युद्ध होता था, युद्धों के दौरान एक आम सिपाही की तरह बिल्कुल आगे आगे खड़े होकर लड़ाई का नेतृत्व करते थे। तो खुद तो बड़े अच्छे योद्धा थे, लेकिन दूसरों को ये प्रेरित नहीं कर पाए, पंजाब की जनता को, वहाँ की सेना को इंस्पायर नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये धर्म कर्म में भी रुचि रखते थे और सभी धर्मों को बिल्कुल बराबर रंग से देखा करते थे। इन्हीं के समय में कहा जाता है कि जब मुसलमान सूफी संत इनके दरबार में आए थे तो उनके पाँव की धूल खुद रणजीत सिंह ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी से साफ की थी। यानी अपनी सफ़ेद दाढ़ी से उन संत की धूल, जो मुसलमान थे उनकी धूल इन्होंने साफ की थी। और इनके जो दरबारी थे, हालांकि दरबारी कुछ चाटुकार टाइप के भी थे, कि इनके एक यूरोपीय यात्री ने अपना बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या इनके बारे में लिखा कि इनके एक मंत्री थे फ़कीर अजीजुद्दीन। तो अजीजुद्दीन से
एक यूरोपीय यात्री ने रणजीत सिंह के बारे में एक पर्सनल बात पूछी, क्योंकि रणजीत सिंह क्या थे कि देखने में बहुत अच्छे नहीं थे, उनकी एक आंख नहीं थी, एक आंख से काने थे रणजीत सिंह। तो फ़कीर अजीजुद्दीन से उस यूरोपीय यात्री ने पूछा कि भाई महाराजा रणजीत सिंह कौन सी आंख से काने हैं, यानी दाईं आंख कानी है या बाईं आंख कानी है। तो जब फ़कीर अजीजुद्दीन से पूछा गया कि भाई आप दरबार में दिल्ली जाते हैं, रणजीत सिंह को देखते होंगे तो आपको पता है वह कौन सी आंख गड़बड़ है। तो फ़कीर अजीजुद्दीन ने जवाब दिया कि वो देखना संभव ही नहीं, क्योंकि जब राजा रणजीत सिंह दरबार में आते हैं तो उनके चेहरे पर इतना तेज होता है, इतना तेज में उनका चेहरा है कि कोई उनकी चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाता। जब उनके चेहरे की तरफ हम लोग देखते हैं तो आंखें बिल्कुल चुंधिया जाती, इतनी लाइट निकलती उनके चेहरे से कि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी दाईं आंख कानी है कि बाईं आंख कानी है। अभी चाटुकारिता की हद है, वही इतना तो चेहरा नहीं चमकेगा, कोई देख ना पावे। खैर, तो इसी तरीके की कुछ चाटुकारिता वाली जो भावनाएं थीं, जिन्होंने इनको कुछ लोगों ने सलाह दी होगी कि अंग्रेजों से उलझना ठीक नहीं है। जो अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ाते बढ़ाते भारत की सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे, वो पंजाब को छोड़ने वाले नहीं थे। ये दूरदर्शिता थी कि उन्हें भी पता था कि अंग्रेज एक दिन पंजाब पर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने संघर्ष करने के बजाय अंग्रेजों से लड़ने का जो सबसे ज़रूरी काम था वो अपने नालायक उत्तराधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया। उत्तराधिकारी उनके लायक नहीं थे, ये उनको भी पता था। अगर जीते जी वो कर लेते और अपने, यानी अगर समय से अगर आपने डिसीजन लिया, तुरंत कदम नहीं आगे बढ़ाए, तो आने वाला समय बड़ा खराब होता है। यही उन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया, अंग्रेज 10 साल के अंदर पूरा खा गए, पूरा वंश इनका समाप्त हो गया। जो आखिरी राजा थे दलीप सिंह को मात्र 50,000 की पेंशन दिया अंग्रेजों ने। सोचिए, पूरा पंजाब दलीप सिंह से अंग्रेजों ने लिया और 50,000 की पेंशन देके इनको लंदन भेज दिया गया। और लंदन जब ये दलीप सिंह जाते हैं तो यही लंदन में इन्होंने जो कोहिनूर हीरा था, इस कोहिनूर हीरा को दे दिया किसको? महारानी विक्टोरिया को। और इसको ब्रिटिश क्राउन में, जो ब्रिटिश राजा की जो ताज होती है, उसमें कोहिनूर हीरे को जड़ दिया गया। यानी कोहिनूर हीरे को लंदन किसने पहुंचाया? दलीप सिंह ने पहुंचाया। और तब से वहीं होती क्राउन में ये लग गया वो कोहिनूर हीरा। और इनको नॉरफॉक की एक छोटी सी जागीर दे दी गई, ठीक है। और इनको पहला ब्रिटिश सिख भी कहा जाता है महाराजा दलीप सिंह को। फिर बाद में दलीप सिंह भारत भी आए थे और सिख धर्म उन्होंने वहाँ पर ईसाई बन गए थे, लेकिन बाद में भारत आए तो भारत आके इन्होंने सिख धर्म स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद फिर लंदन चले गए। फिर फ्रांस, यूरोप के दौरे के दौरान फ्रांस में एक होटल में मृत पाए गए थे। इनकी मौत हुई थी होटल में, बड़े ख़राब हालत में ये मरे थे। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य और इसका अंत बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराजा रणजीत सिंह का जाता है कि इन्होंने समय पर सही कदम नहीं उठाया और अंग्रेजों से टक्कर कभी नहीं, अपनी लाइफ में लड़े ही नहीं अंग्रेजों से। चलिए खैर, अब इसके बाद और भी कई सारी शक्तियाँ थीं जो भारत में अंग्रेजों का मुकाबला करती हैं। इसके बाद अगला लेक्चर हम लोग का मैसूर पर होगा, फिर बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सारे क्षेत्रीय राज्यों के युद्ध के बाद हम लोग फिर अंग्रेजों के ऊपर बातचीत करेंगे। मिलते हैं हम लोग मैसूर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।